राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात करेंगे 25 जून 1975। जी हाँ, 25 जून 1975 का वह दिन जो भारत के लोकतंत्र के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाता है। 1975 से लेकर 1977 तक का वह कालखंड जिसे आपातकाल के रूप में, इमरजेंसी काल के रूप में याद किया जाता है, जब सत्ता उन लोगों को किनारे लगाने का काम करती रही जो लोग उसके विरोध में आवाज उठाने की हिम्मत किया। विरोधियों को एक एक कर चुन चुनकर सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया, आवाज को दबाने का काम किया गया। यहाँ तक कि मीडिया की आवाज को भी दबा दिया गया, जिसके खिलाफ भारतीय मीडिया, खासकर प्रिंट मीडिया ने आंदोलन चलाया और उस तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर न सिर्फ पुनः लोकतंत्र बहाल कराने का काम किया, बल्कि सत्ता और शासन को यह बताने में कामयाब रहा कि आप चाहे कुछ भी कर लें, लोकतंत्र में मीडिया की आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। मीडिया की आवाज़ को दबाने की प्रयास किसी भी सत्ताधीश के लिए आसान नहीं है, न पहले था न अभी वर्तमान में हो सकता है। यह है मीडिया की आम लोगों से जुड़े रहने की शक्ति। जिस भी क्षेत्र में जो मीडिया जमीन से जुड़कर काम करती है, वहाँ के निवासियों के दिल और दिमाग पर वह अपना छाप छोड़ने में सफल रहती है। और जब मीडिया की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है तो आम जनमानस मीडिया के समर्थन में उठ के खड़ा हो जाता है और सत्ताधीश को यह बताता है कि आप आम लोगों के ऊपर चाहे जितना भी जुल्म कर लें, आम लोग उसे सह लेगा, लेकिन अगर मीडिया की आवाज़ को दबाने का प्रयास करेंगे तो मीडिया की आवाज़ को किसी भी कीमत पर दबने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए आम लोग सत्ता के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि 25 जून 1975 से लेकर 1977 तक आपातकाल रहा। उस आपातकाल के दरमियान जहां विरोधियों को दबाने का प्रयास किया गया, मीडिया की आवाज़ को जहां दबाने की कोशिश की गई, वहीं कुछ मामले में आपातकाल में कुछ स्थिति सुधरी हुई। समय पर अधिकारी अपने कार्यालय आने लगे, समय पर लोग काम करने लगे, जिससे विकास की गति बढ़ी थी। लेकिन उसी आपातकाल के दरमियान कुछ ऐसे काम किए गए जिसके कारण आपातकाल को लेकर आम लोगों के मन में एक गलत धारणा बैठती चली गई
और 77 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया और आम लोगों की, आम जनता की सरकार केंद्र में आ गई। लेकिन केंद्र में आई आम जनता की सरकार ज्यादा दिनों तक सत्ता को नहीं संभाल पाई। आम लोगों का विश्वास जीतने में वह कामयाब नहीं रह पाई। परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस फिर से सत्ता में लौट आई और यह सिलसिला चलता रहा। कांग्रेस बीच बीच में सत्ता से अलग थलग पड़ती रही, लेकिन विपक्ष द्वारा सही ढंग से सत्ता का उपयोग नहीं करने के कारण, आम लोगों के अपेक्षा पर खरे नहीं उतरने के कारण वह बार बार सत्ता से जाती रही और कांग्रेस पुनः सत्ता में लौटती रही। यही सिलसिला लगातार चलता चला रहा था। लेकिन 1914 के बाद आम भारतवासियों के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक विश्वास की भावना देखी जा रही है और जिस प्रकार से विगत चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर आम लोगों ने विश्वास जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, यह एक बहुत बड़ी बात है और आम जनता यह चाहती है कि भारत का तकदीर बदले। गुलामी से भारतवासी परेशान थे। गुलामी के बाद मिली आज़ादी का भी जो असर भारत में दिखना चाहिए वह आम लोगों को आज भी नज़र नहीं आ रहा है। उससे न्याय के लिए भटकना पड़ता है, उसे कानून व्यवस्था से जो उम्मीद है, जब कानून और व्यवस्था उस पर खरी नहीं उतरती तो आम लोगों के मन में सत्ता के प्रति एक आक्रोश उभरता है और लोगों के मन में यह सवाल उठता है जो आखिर आज़ादी के 75 वर्ष होने के बावजूद भी अगर आम लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय के लिए भटकना पड़े तो फिर आखिर उसे यह सब कब मिलेगा? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर सत्तारूढ़ दल को खोजकर आम जनता के सामने लाने की जरूरत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। बहुत छोटा सा ब्रेक, हम लौट कर आ रहे हैं, कहीं जाए नहीं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज 25 जून को हम याद कर रहे थे, ब्रेक पर जाने से पहले इमरजेंसी की चर्चा कर रहे थे और इमरजेंसी के बाद देश की जो स्थिति है उस पर हम आपसे बात कर रहे थे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम हमेशा से इस बात का जिक्र करते रहे हैं और राष्ट्रवासियों को जगाने का प्रयास करते रहे हैं कि अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को सजाने, संवारने और विकास के पथ पर आगे ले जाने का दायित्व आप निभाएं और अपने अधिकार के लिए आप आपातकाल के समय जो विरोध दर्ज कराया था, आप वर्तमान में भी उससे कहीं पीछे न रहें, क्योंकि भारत का संविधान आपको अधिकार भी देता है और भारत का संविधान आपको आपके कर्तव्य के प्रति भी याद दिलाता है। एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, आप दोनों पहलू को देखें, समझें और उस पर आगे चलें, तभी आपका यह राष्ट्र आगे बढ़ पाएगा, आप राष्ट्र को सर्वप्रथम बना पाएंगे और आप सर्वप्रथम नागरिक कहलाएंगे, आपका राष्ट्र सर्वप्रथम होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। देश में आज से 46 साल पहले 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। पूर्व प्रधानमंत्री ने देश में 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक 21 महीने के लिए आपातकाल लगाया। इस दौरान देश में चुनाव भी स्थगित कर दिए गए। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून की आधी रात को आपातकाल के ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद अगले दिन 26 जून की सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई और इसकी घोषणा ऑल इंडिया रेडियो पर भी की गई। देश में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत उस स्थिति में आपातकाल लगाए जाने की व्यवस्था है जब देश में किसी भी तरह के बाहरी आक्रमण, इंटरनल डिस्टर्बेंस या सशस्त्र संघर्ष का सामना हो रहा हो। देश भर में आपातकाल लगाए जाने के बाद मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा के तहत हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आपातकाल के बाद प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया था और उनकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी हो सकती थी। यह सब तब रुका जब 23 जनवरी 1977 को मार्च महीने में चुनाव की घोषणा हो गई। पीएम मोदी ने इमरजेंसी की बरसी पर ट्वीट करते हुए कहा, आपातकाल के काले दिनों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। 1975 से 1977 की अवधि में संस्थानों का व्यवस्थित विनाश देखा गया। आइए हम भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लें और हमारे संविधान में निहित मूल्यों पर खरा उतरें। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए।
न्यायपालिका का जजमेंट था। न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है, उसका वो जीता जागता उदाहरण है। और इस बात को बार बार स्मरण करने का भी जरूरत है, ताकि देश में फिर कैसे किसी कोई ऐसा पैदा न हो जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए। लोकतंत्र के प्रति आस्था का महत्व क्या है, ये समझाने के लिए भी लोकतंत्र पर किस प्रकार से प्रहार हुआ था, ये स्मरण कराना जरूरी होता है। उस समय जबकि मीडिया पर ताले लग चुके थे, हर कोई लगता था कि आज शाम को पुलिस आएगी, पकड़ लेगी, ऐसे वातावरण में मेरे देश के नागरिकों की सामर्थ्य देखिए, इनका ताकत देखिए। जाति, पंथ, संप्रदाय सबसे ऊपर उठ करके देश ने उस समय चुनाव में नतीजा दिया था और लोकतंत्र के लिए वोट किया था और लोकतंत्र को पुनः प्रस्थापित किया था। ये मेरे देश के मतदाताओं की ताकत है। आपातकाल देश के इतिहास का एक काला अध्याय है, देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय है। मगर मैं चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये दिन मनाने के लिए इसलिए निर्णय किया है कि ये दिन को देश की जनता कभी न भूले, बार बार उसका पुनर्स्मरण कर कर एक ऐसी स्थिति का निर्माण करे कि कभी कोई आपातकाल लगाने की हिम्मत इस देश में कर न पाए। जिस तरह से देश के महापुरुषों के जन्मदिन, उनके स्मृति दिन, उनके कर्तृत्व की, उनके काम की, उनके विचारों की महानता की स्मृति दिलाते हैं, ठीक उसी तरह से ये आपातकाल का दिन भी 26 जून देश के 1.5 लाख से ज्यादा लोकतंत्र के प्रहरियों ने अपने जीवन के स्वर्णिम 19 महीने जेल में बिताए, इसकी स्मृति दिलाकर युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि देश भर में आज किसी न किसी स्वरूप में कार्यक्रम कर आपातकाल की याद विशेषकर नई पीढ़ी को, मेरे जैसे लोगों को पर भी, क्योंकि जब आपातकाल आया तब मेरी आयु 11 साल की थी, हमने वो प्रताड़नाएं नहीं झेली, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने देखा भी नहीं है वो समय, ना समझ थी ना उम्र थी, परंतु पुरखों से जो सुना है, जिन्होंने वो वेदना को सहन किया, उनसे समझा है, इतिहास को पढ़ा है, ये पढ़कर भी वो समय की याद आती है तो कम कमी आ जाती है। इस प्रकार का एक कालखंड इस देश के लोकतंत्र पर एक वज्राघात करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। मित्रों, आपातकाल के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। आपातकाल एक लोकतंत्र को बचाने के सत्याग्रह के रूप में भी याद किया जाता है, एक लोकतंत्र को दबाने की, खत्म करने की मानसिकता के विरुद्ध संघर्ष के रूप में भी याद किया जाता है। और आपातकाल प्रचार माध्यमों को सरकारी गिरफ्त से मुक्त कराने के आंदोलन के बारे में भी याद किया जाता है। मैं इतना ही कहता हूं कि भारत में लोकतंत्र की पैठ इतनी गहरी बनी है, एक तो क्या 100 इंदिरा जी भी उस वक्त आ जाती तो देश में से लोकतंत्र हटाना नामुमकिन था। इस प्रकार का संघर्ष मीसावासियों ने किया। मित्रों, जब आपातकाल की बात होती है, आज जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, उनको अपने ही पुरखों के कामों की याद नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाले जरा पीछे मुड़कर देख ले। जब उनके पुरखे राज करते थे, जब इनकी पार्टी का शासन था, तब किस तरह से अखबारों का गला घोंट दिया गया था। आकाशवाणी को किस तरह से कांग्रेस वाणी बना दिया गया था।
किस प्रकार से दूरदर्शन पर एक प्रकार से गिरफ्त ले ली गई थी। यहाँ तक कि किशोर कुमार के गाए हुए गाने भी किसी को सुनने होते थे तो महिला आवाज में आते थे, किशोर कुमार की आवाज में नहीं आते थे, क्योंकि इन्होंने संजय गांधी की दादागिरी को स्वीकार नहीं किया। आज वो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं और ताने किन पर तक कस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त भारतीय जनसंघ के रूप में थी और सबसे ज्यादा सितम अगर किसी पर ढाया गया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के कार्यकर्ताओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार और सितम ढाए गए। सबसे कड़ा संघर्ष अगर किसी ने किया इमरजेंसी के खिलाफ, आपातकाल के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त भारतीय जनसंघ के रूप में काम करती थी उन्होंने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने किया। जब तक आपातकाल को उठा नहीं लिया गया, हर रोज कोई न कोई किशोर युवा स्वयंसेवक, कोई किशोर युवा कार्यकर्ता इमरजेंसी का विरोध करने के लिए, सत्याग्रह करने के लिए चले जाते। 1,56,000 जो मिसावासी जेल में पूरा समय रहे, उसमें से 95,000 भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे। यही बताता है कि कितना बड़ा संघर्ष हमारे विचार परिवार ने उस वक्त किया था। और आज जब अभिव्यक्ति की आजादी के ताने लगाते हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि जरा पीछे मुड़कर अपने इतिहास को देख लीजिए। आज का दिन एक और तो वो संघर्ष को याद कराकर नई पीढ़ी को प्रेरणा देने का दिन है। आज का दिन वो संघर्ष और जो पराजय हुआ था सामंतशाही मानसिकता का, वो पराजय को याद कराकर आगे कोई ऐसी गलती न करे, ऐसा सबक याद दिलाने की जरूरत है। तो आज का दिन जिन्होंने उस वक्त अपने जीवन के उत्कृष्ट समय को जेल की दीवारों के बीच में 19 महीने तक रहकर लोकतंत्र को बचाया था, उन सभी को आज उनके काम को कार्यान्वयन देने का भी दिन है। उनको स्मरण करके लोकतंत्र के वो प्रहरियों को समाज जीवन के सामने लाने का भी दिन है। मित्रों, कई लोगों के अवसान हुए थे और आज जब आपातकाल विरोधी दिन मनाया जाता है तब मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि आपातकाल किस प्रकार से आया, इसकी हमें थोड़ी मीमांसा, थोड़ा विचार आज के दिन जरूर करना चाहिए। 1975 में जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी द्वारा लागू की गई, वो हमारे पूरे देश के लिए एक काला अध्याय साबित होती अगर हमारे राष्ट्रीय सेवक संघ के कार्यकर्ता, हमारे लोकतंत्र के स्वतंत्रता सेनानी, हमारे लोकतंत्र के, प्रजातंत्र के रक्षक अपना बलिदान ना देते। उस समय पर उनके विरुद्ध हिंसक, अमानवीय कृत्य करे गए, अत्याचार करे गए, परंतु उन्होंने उसका सामना किया डटकर। आज अगर हम एक लोकतांत्रिक देश का हिस्सा हैं, एक प्रजातांत्रिक देश का हिस्सा हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी कुर्बानी और उनके साहस और उनके संघर्षों का परिणाम है। उस दिवस को मैं काला दिवस बोलती हूँ क्योंकि आप सोचिए कि आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी के बाद जब लोकतंत्र का हनन हुआ, वो इंदिरा गांधी जी ने किया और इमरजेंसी लगाई और हम उसे आपातकाल दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल हम उन अपने लोगों को यहाँ भी बुलाते हैं जो उस समय इमरजेंसी के समय अंदर गए। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की आज़ादी के बाद भी लोगों को जेल में जाना पड़ा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कोरोना महामारी से संबंधित इस दूसरी लहर के अंदर, जैसा हमने पहले भी बहुत सी प्रेस वार्ताओं में दिल्ली सरकार की लापरवाहियों को, उनकी खामियों को, उनके उजागर किया था, और आज वही पुष्टि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो बहुत चौंकाने वाली है। आज जब पूरा देश
उस कोरोना महामारी से निकलकर हम वैक्सीनेशन अभियान की ओर बढ़ चले हैं। ऐसे में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार कोरोना की दूसरी लहर में जब पीक था, उस समय जो नाकामियां, जो मिसमैनेजमेंट, जो उनकी सरकार की फेल्योर, उन्होंने ऑक्सीजन की फेल्योर दिखाया और इसके साथ ही साथ कोरोना के दौरान जो अस्पतालों में कमी थी, जो उनकी सरकार की कमी थी, उन कमियों को छुपाने के लिए वो लगातार ऑक्सीजन क्राइसिस की बात कर रहे थे। और इसके कारण से केंद्र सरकार ने उनको दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, इसलिए दिल्ली को ऑक्सीजन दिया। ये रिपोर्ट ये कहती है कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच जो पीक था, उस समय दिल्ली को वास्तविक जरूरत थी उससे 4 गुना ज़्यादा दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे थे। 4 गुना, यानी 209 मीट्रिक टन। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने एक पैनिक क्रिएट किया, और वो है एक्चुअल ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ 183 हॉस्पिटल्स एज पर डाटा फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। ये इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट दी 1140 मीट्रिक टन, जबकि वास्तविकता में 209 मीट्रिक टन की जरूरत थी। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मानक किए जाए तो 289 मीट्रिक टन, यानी लगभग जरूरत से 4 गुना ज़्यादा इस रिपोर्ट के हवाले से मैं कह रहा हूं, और वास्तविकता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इन्होंने ऑक्सीजन के मामले में, कोरोना की दूसरी लहर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हर मामले में फेल साबित हुए हैं, मिसमैनेज किया है, और ये बहुत बड़ी क्रिमिनल निग्लेंसी, आपराधिक लापरवाही की है। केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर अपनी कमियों को छुपाने के लिए, केंद्र सरकार पर दोषारोपण मढ़ने के लिए ऐसा अपराध केजरीवाल सरकार ने किया है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के तेजी से फैल रहे संक्रमण को लेकर WHO ने जताई चिंता। आने वाले समय में सर्वाधिक तेजी से फैलने वाला स्ट्रेन बन सकता है। एक ही टेबल पर नजर आए भारत पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। रूस के सुरक्षा सलाहकार के साथ डोभाल ने की 2 घंटे अलग से बैठक। कश्मीर मुद्दे पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तेलंगाना इकाई ने PDP की प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल सरकार ने कोरोना काल में 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी, जिसकी वजह से 12 राज्यों की ऑक्सीजन सप्लाई पर असर पड़ा। क्रिकेट के इतिहास में भारत ने आज ही के दिन अपना पहला वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का खिताब जीता था। BCCI ने शेयर की तस्वीरें। जापान के टोक्यो में आयोजित होने जा रहे विश्व ओलंपिक खेलों की शुरुआत 23 जुलाई 2021 से होगी। यह ओलंपिक्स वर्ष 2020 में ही हो जाने थे, पर कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते आयोजकों ने इसे किया स्थगित। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी का शेयर 3% तक टूटा। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 40,000 करोड़ रुपए की कमी आई। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद एक बार फिर चर्चा में आए। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो शेयर की, जिसमें वह साइकिल पर अंडे व ब्रेड बेचते नजर आए। विवादों में फंसती नजर आ रही है विद्या बालन की हाल ही में आई फिल्म शेरनी। Amazon प्राइम पर हुई थी फिल्म रिलीज। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मजबूती के साथ खुला शेयर बाजार। 311 पॉइंट्स बढ़कर खुला सेंसेक्स, निफ्टी में भी मजबूती।